ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 5 की रिवीजन मैंने करवानी है आज। सेक्शन नंबर 5 के अंदर बेसिकली जो चीज़ें उसने आपको बतानी है वो इतनी मुश्किल नहीं है, और कंपैरेटिवली वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर वो कहीं से भी आपसे चीज़ें पूछ सकता है। और बेसिकली जो सेक्शन नंबर 5 है, इसलिए अपने अपने माइक म्यूट कर लें यार। जब मुझे बात करनी होगी मैं कहूँगा माइक अनम्यूट कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले तुम बात करें सेक्शन नंबर 5 के अंदर। सेक्शन नंबर 5 के अंदर उसने जो आपको बातें बतानी है ना, बेसिकली वो पांच हैं। नंबर 1 आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं, ठीक है। और उसके बाद उसने आपको बताना है कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स क्या होते हैं। और उसके बाद उसने आपसे बात करनी है कि फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज क्या हैं, ठीक है। ये एक आपका पूरा का पूरा सेक्शन के बारे में वो बात कर रहा है। अब पहली बात तो ये जो आपके पास है ना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमने एएस में पढ़ा था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे पास तीन हैं, ठीक है। जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल एक कैश फ्लो स्टेटमेंट है जो हमने एएस में पढ़ी थी। बाकी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का मैं नाम पढ़ा था। हमने कहा था इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, द स्टेटमेंट विच शो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। और बैलेंस शीट को कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन विच शोज द फाइनेंशियल वर्थ और द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब ये स्टेटमेंट आपको रीड करनी आनी चाहिए और इससे इंटरप्रिटेशन करनी आनी चाहिए। बेसिकली वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से जो टॉपिक उसने आपको पढ़ाने हैं ना, वो चार हैं। नंबर 1 आपको इन्वेंट्री के बारे में डिटेल से बताएगा। इन्वेंट्री की कैलकुलेशंस कैसे की जाती है। आप में से जिसने अकाउंटिंग थोड़ी सी भी पढ़ी है ना, उसको उसके बारे में आइडिया होगा कि इन्वेंट्री क्या होती है। हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 4 के अंदर, इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स: रॉ मटेरियल, फिनिश गुड एंड वर्क इन प्रोग्रेस। उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा नंबर 2, आपके एसेट्स जो है ना, जो करंट फिक्स एसेट्स हैं, यानी कि बिल्डिंग, मशीन, कंप्यूटर वगैरह, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी जो फाइनेंशियल वैल्यू है वो कम हो जाती है इस्तेमाल की वजह से। अब इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन आपने कैसे कैलकुलेट करनी है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे लिखी जानी है, ठीक है। उसके बाद अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हो, उसमें कुछ चेंजेस करनी पड़ जाएं, तो उनको हम कहते हैं अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स कैसे की जाती हैं, ठीक है। अच्छा, ये सवाल आपके पास इन 10 सालों में सिर्फ एक मरतबा आया हुआ है, अमेंडमेंट्स करने वाला, ठीक है। वगैरह डेप्रिसिएशन का सवाल 2022 में आया था, और इन्वेंटरी क्वेश्चन में अभी तक देखा नहीं मैंने, मेरी नज़र से नहीं गुजरा पास पेपर में से, ठीक है। लेकिन ये बहुत सिंपल है, ये तीनों कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट पढ़नी आनी चाहिए। उन्हें स्टेटमेंट बना के दी होती है, आपने उसी स्टेटमेंट के अंदर चीज़ों को सिर्फ वैल्यूएट और चेंज करना होता है, ठीक है। उसके बाद चौथा इसमें आता है रेशियो एनालिसिस। आपने रेशियोज करनी होती है, परफॉर्म करके करनी होती है। और इसके बारे में हम लोगों ने न्यूमेरिकल डिटेल से पढ़ा था, ठीक है। वो क्या क्या होगा, रेशियो एनालिसिस के बारे में बात होगी। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हमने क्या कहा था, और फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज क्या होती है। चलिए अब मैं हैंडआउट ओपन करता हूँ, उसको हम हैंडआउट से पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, कहता है जी रिकॉर्ड द रेवेन्यू, कॉस्ट एंड द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ओवर गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बेसिकली इनकम स्टेटमेंट आल्सो नोन एज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, के बिजनेस अपने कैपिटल्स को, अपने सेल्स को कंपेयर करता है डायरेक्ट कॉस्ट के साथ, जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं या कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोलते हैं। तो उसके बाद आपके पास क्या आता है, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है, और ग्रॉस प्रॉफिट में से आप इनकम को माइनस कर, अदर एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, तो आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है प्रॉफिट आता है। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैंने इधर से स्टेटमेंट दिखानी है कि स्टेटमेंट होती कैसे। ये देखें जी, आपके सामने ये स्टेटमेंट शो हो रही है। क्या कर रहा है, ये आपके पास ट्रेडिशनल एक फॉर्मेट है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इसको हम इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। पहले रेवेन्यू आता है, सेल्स आती है, सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करते हैं, तो फिर क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ओवरहेड्स को माइनस करते हैं, ओवरहेड कह सकते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कह सकते हैं, अदर एक्सपेंस कह सकते हैं, उसको माइनस करते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रॉफिट फॉर द ऑपरेशन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट भी इसको कहा जाता है। उसके बाद आप इस पे कोई इंटरेस्ट वगैरह माइनस करते हैं, जो मैं लोन लिया होगा बैंक से, उस पर आपने इंटरेस्ट पे किया। फिर आपके पास आ गया प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स, फिर इस पर आपने टैक्स काटा जो गवर्नमेंट को देना होता है। फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो आपने अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड इशू करने हैं, किसको, अपने शेयर होल्डर्स को, उसको भी माइनस कर दिया, तो फिर आपके पास जो प्रॉफिट बच जाएगा उसको हम कहते हैं रिटेन अर्निंग्स।
आपको एग्जाम में ये पढ़ना आना चाहिए कि आपको ये फॉर्मेट क्लियर है, ठीक है, क्योंकि हमने अकाउंटिंग इश्यूज पर फॉर्म की थी, तो आई थिंक सो आपको ये फॉर्मेट क्लियर होगा। आपको सिर्फ इस फॉर्मेट के बारे में पता होना चाहिए कि पहले रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से ओवरहेड्स को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट फॉर द ऑपरेशंस या ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, फिर इंटरेस्ट आप माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट कहते हैं इसको, यहाँ पर ये बात नहीं लिखी हुई, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट आ गया। फिर आपने इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। फिर आपने इंटरेस्ट माइनस किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। तो ये आपके पास क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या सिंपल को कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। तीन नाम हो गया ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और इनकम स्टेटमेंट। अच्छा जी, जो पहला वाला है उसको सिर्फ हम तो रेवेन्यू में से या सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करते हैं, इतने ही से वो कहते हैं, वो इतने से वो कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट है ये। ठीक हो गया? ओके जी, यहां तक मेरी बात क्लियर है बच्चों? हाँ जी बच्चों, वेटिंग फॉर जी रिप्लाई। सर, क्लियर है। ओके जी, यहाँ तक हमने इनकम स्टेटमेंट के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं आपकी बैलेंस शीट को लेकर। बैलेंस शीट क्या होती है, ऐसी स्टेटमेंट जो आपको ये बताए कि आपके पास एसेट्स कितने हैं और लाइबिलिटी कितनी है। एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स के बारे में पहले ही बात की थी, बिजनेस की बिलोंगिंग्स को एसेट कहा जाता है। एसेट दो तरह के होते हैं, करंट एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो होते हैं जिनकी लाइफ 1 साल की हो, एसेट्स हैविंग लाइफ वन इक्वल टू 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर इज नोन एज करंट एसेट्स। और वो एसेट जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, एसेट्स हैविंग लाइफ मोर देन 1 ईयर, नोन एज फिक्स एसेट और नॉन करंट एसेट्स। अब आपको ये बैलेंस शीट दिखाने जा रहा है, इसमें क्या होगा, आपके पास एसेट दिए होंगे, करंट एसेट्स हैं। अब नॉन करंट एसेट्स की बात कर रहा है, प्रॉपर्टी हो गई, व्हीकल हो गया, इक्विपमेंट हो गया, ठीक है। अब यहां पर वर्ड आ रहा है इनटेंजिबल एसेट्स। ये इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, टेंजिबल एसेट्स भी हम टच कर सकते हैं, इनटेंजिबल में टच नहीं कर सकते। लाइक आपकी गुडविल, गुडविल क्या होती है, आपकी रेपुटेशन मार्केट में किस तरह की है, इसको भी पब्लिक लिमिटेड वाले मैयर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यूबीएल की, तो यूबीएल की हम कहते हैं यूबीएल द सेकंड लार्जेस्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसकी मार्केट में रेपो अच्छी है, तो अपने वो ब्रांड गुडविल के बारे में उसकी वैल्यू लगाएगा, मार्केट से लगा, उसको कहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक हो गया? फिर आपके पास आते हैं करंट एसेट्स, इन्वेंट्री आ गई। इंटेंजिबल एसेट दोबारा से बताना एक दफा। इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं आपके वो एसेट जिनको आप टच नहीं कर सकते, लाइक आपकी कंपनी की गुडविल, ब्रांड इमेज कह लें कि कितना आपका ब्रांड फेमस है मार्केट के अंदर। क्योंकि जब आप किसी लार्जर बिजनेस को खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल उसका दिन ब दिन ब्रांड इमेज पब्लिक में बढ़ता जा रहा होता है, तो उसकी वो वैल्यू लगाते हैं, उसको भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको मेंशन करते हैं एज अ फिक्स एसेट इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर। ठीक हो गया? फिर उन्होंने आपको इसके बारे में बताया हुआ इक्विटी या लाइबिलिटीज के बारे में बताया। करंट लाइबिलिटीज कौन सी होती है, द लाइबिलिटीज विच बिजनेस हैव टू पे विद इन एन ईयर। उसमें ट्रेड पेबल आ गए, जिसको हम क्रेडिटर्स भी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म लोन आ गया। फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज आ गई, इन सबको ऐड अप करते हैं तो आप देख लें टोटल एसेट्स की वैल्यू 508 है, और फिर अगर टोटल लाइबिलिटीज की वैल्यू 198 है। फिर वो कहता है शेयर होल्डर इक्विटी कितनी है। अब शेयर होल्डर इक्विटी के अंदर दो चीजें आती हैं, कितना कैपिटल आपने शेयर इशू करके इकट्ठा किया हुआ है और कितना आपके पास खुद से अर्निंग है। इन दोनों को ऐड अप करें तो आपके पास क्या आते हैं, इक्विटी आती है। आप देख लें टोटल इक्विटी या लाइबिलिटी इज 508 और उतनी ही आपके टोटल एसेट्स है। बैलेंस शीट हमेशा एक दूसरे के बराबर आनी चाहिए, एसेट साइड भी और इक्विटी या लाइबिलिटी साइड भी। तो ये स्टेटमेंट आपको वहां पर पेपर में गिवन होगी, इसको कह देगा फाइनेंशियल डाटा इज गिवन, और एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और प्रॉफिट एंड लॉस, ये वहां पर गिवन हो गए। तो स्टेटमेंट आपको देखनी ही आनी चाहिए, ठीक है। अगर वो कहता है इसमें अमेंडमेंट्स करें, चेंजेस करें, ठीक है, तो अब देखो इन्होंने आपको यहाँ पर दी हुई है स्टेटमेंट। हाँ जी, देखें उन्होंने यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, कराची ट्रेडर्स की स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस दी हुई है, रेवेन्यू दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट दी है, सब कुछ उसने को निकाल के बताया हुआ है। ओके जी। अब कहता है न्यू इंफॉर्मेशन हैज बिकम अवेलेबल, कैलकुलेट द न्यू लेवल ऑफ रिटेन अर्निंग इफ ईच यूनिट वाज सोल्ड। सेल सेल चेंज होगी, कॉस्ट चेंज होगी। अब एक बात बताओ कि यहाँ पर सारी वैल्यू चेंज नहीं होगी बॉयस, ये उसने आपको स्टेटमेंट दी हुई है, नीचे ने आपको चेंजेस दी हुई है। क्या दी हुई है, चेंजेस, चेंजेस कहते हैं अमेंडमेंट्स। क्या कहते हैं, अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट उसने आपको खुद बता दी नहीं है कि ईच यूनिट इतने का बिकेगा, कॉस्ट ऑफ ईच सोल्ड 1.6 होगी, ओवरहेड वाज
वर हायर, अब 25% हायर हो जाएंगे, इंटरेस्ट कवर 50% कम हो जाएगा, द कॉर्पोरेट टैक्स रेट 25% इंक्रीज कर देगा, अज्यूम डिविडेंड रिमेन अनचेंज। अब आप देख लें, ये आपके पास वैल्यू है। अब यहां पर अगर मैं कहूं कि आपका each यूनिट $4 का बिकता है, तो क्या ये रेवेन्यू की वैल्यू चेंज हो जाएगी? जी हो बॉयज, जाएगी सर, हो जाएगी। हो जाएगी। क्या ये मुश्किल तो नहीं? नहीं सर। दुआ करने नहीं को, सर। आपको दुआ करें अमेंडमेंट का सवाल आ जाए, क्योंकि कुछ भी नहीं करना था, स्टेटमेंट ऑलरेडी बनी होती है, जस्ट आपने उसमें वैल्यू कैलकुलेटर की हेल्प से चेंज करना है, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन वाली सिंपल सी कैलकुलेशन होती है। उसकी इंफॉर्मेशन सारी गिवन होगी, तो आपने उसके लिहाज से उसको लिखते जाना है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको फॉर्मेट का पता हो। फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट आपका इनकम स्टेटमेंट का आपको ऑलरेडी पहले दिखा चुका हूँ, ये आपका फॉर्मेट यहाँ पर उसने बनाया हुआ, कंटेंट बताया हुआ है। इज दैट क्लियर? हाँ जी, यहां तक बात क्लियर है? ओके जनाब। अब हम दोबारा से जाते हैं, ये हमने बात देख ली क्या होती है। अब वो कहता है ये अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है, ये देखता कौन है? भाई स्टेक होल्डर्स देखते हैं। A person, a group of person having interest in business performance, they are known as stakeholders। उसमें मैनेजर्स होंगे, सप्लायर्स होंगे, गवर्नमेंट वो होगी, कस्टमर्स होंगे, बैंक होंगे, वर्कर्स होंगे। ठीक है, ये लोग बिजनेस की परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं। मैनेजर क्या देखेंगे? मैनेजर मेक डिसीजंस, मॉनिटर प्रोग्रेस, सेट बजट्स, मेजर परफॉर्मेंस एंड कंपेयर। मैनेजर देखेंगे कि भाई मैं एक्सपैंड करना कि नहीं करना, और अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं, देखते हैं फ्लॉज कहां पर हो रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पे वो नेक्स्ट ईयर की बजटिंग करेंगे और अपनी परफॉर्मेंस को दूसरी कंपनी से कंपेयर करेंगे। सप्लायर जिन्होंने हमें क्रेडिट पे माल देना है, वो देखेंगे भाई हमने इस कंपनी को माल देना कि देना, कि इसकी लाइबिलिटी है, कि इस कंपनी कितनी वर्थ है, लिक्विडिटी है कि वो मेरे मुझसे उधार माल ले ले, गवर्नमेंट कितना टैक्स लगाना है, इकोनॉमी कैसी जा रही है, कस्टमर्स, विल बिजनेस सर्वाइव, इंपॉर्टेंट फॉर द स्पेयर पार्ट एंड रिपेयर। फॉर एग्जांपल, नई गाड़ी आई थी मार्केट में पर्ट वालों की, ठीक है, ये हम कहते हैं यूनाइटेड वालों की गाड़ी लॉन्च हुई थी मार्केट में, फ्लॉप क्यों होगी? क्योंकि कस्टमर को पता था उसकी इतनी स्ट्रांग वर्थ नहीं है, उसके स्पेयर पार्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं थे, तो वो गाड़ी यूनाइटेड की मार्केट में फ्लॉप होगी। फिर वो बात करता है बैंक्स की। इज बैंक सिक्योर इनफ टू लेंड टू, और इट इज सेफ टू गिव एन ओवरड्राफ्ट। बैंक देखेगा कि बिजनेस की इतनी कैपेसिटी है कि वो हमारे लोगों को वापस कर सके, या उसको ओवरड्राफ्ट इश्यू कर सके। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? द एबिलिटी प्रोवाइडेड, द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू विड्रॉ मोर अमाउंट फ्रॉम योर अकाउंट एज देयर अवेलेबल। मनी। ठीक है, कितने जी। आप, ठीक है, ये हो गया। वर्कर्स, वो देखना चाहते हैं कि क्या हमें वर्किंग कंडीशन इंप्रूव कर सकते हैं, सैलरी इंक्रीज होगी कि नहीं, ऑल दैट स्टफ। शेयर होल्डर्स, बट द बिजनेस परस्पेक्ट, क्या बिजनेस कामयाब हो रहा है, यानी कि इन द लॉन्ग रन हमारे डिविडेंड्स की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। ये हमने बात कर लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन इस इंफॉर्मेशन को देखना चाह रहा होता है। उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है इस सेक्शन में से, वो आता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री क्या होती है? हमने कहा था इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स, रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड। यहां पर वो बात बता रहा है कि इन्वेंट्री की कैलकुलेशन या उसकी वैल्यूएशन क्यों इतनी जरूरी होती है। बड़ी सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ते हैं यहां से। कहता है जी, व्हेन अ कंपनी, यहां से मैं पढ़ रहा हूं, कहता है जनाब, व्हेन अ कंपनी हैज गुड्स और प्रोडक्ट इन स्टॉक, इट नीड्स टू फिगर आउट हाउ मच दोज आइटम आर वर्थ, बट दिस कैन बी tricky because the value of inventory can be changed due to things like damage, obsolescence or change in the market demand। मैं स्टॉक ला के रख दिया, जब मैं खरीदा तो मैंने फक्त में मेरे पास मोबाइल पड़े हुए थे, मैंने मोबाइल खरीद के रख लिए, 10 खरीद के रख लिए, एक मोबाइल की वैल्यू थी 1 लाख रुपए, मगर 1 साल से हो गए 3 मोबाइल मेरे बिके ही नहीं, 3 मोबाइल मेरे बिके नहीं, डिमांड कम होगी, डिमांड की वजह से नहीं बिके। तो अब हमने उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड तो करना है ना, लिखना तो है, कि हम उसी प्राइस पे लिखेंगे जिस प्राइस पे हमने लिया था? नहीं, हम उसको तरीके से वैल्यूएट करेंगे, लिखना किसना स्टेटमेंट के अंदर। तो कहता है सो कहता है, सो इट इज ऑलवेज इजी टू नो एग्जैक्टली हाउ मच द इन्वेंटरी इज वर्थ। हटम इजी नहीं होता। अब कहता है नेट रिलायबल वैल्यू मेथड, दिस इज द वे फॉर द कंपनी टू फिगर आउट वैल्यू ऑफ द इन्वेंटरी। ये देखना चाहते हैं कि हमारी इन्वेंटरी की वैल्यू क्या है। इंस्टेड, अब यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ेगा, कहता है इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग एट हाउ मच दे पेड फॉर द आइटम्स, दे आल्सो कंसीडर हाउ मच दे कैन सेल देम फॉर। कहता है सिर्फ ये नहीं देखते कि कितने का माल हमने खरीदा था, वो अब ये भी देखेंगे कि मार्केट में कितने का माल बिक सकता है। गॉट माई पॉइंट? कि भाई मैं स्टॉक लिया था, एक मोबाइल था 1 लाख रुपए का, पर अब स्टॉक, अब मोबाइल की वैल्यू नहीं रही। ठीक है, ओके जी। तो दिस मेथड हेल्प कंपनीज टू गेट अ मोर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द इन्वेंट्री
ट्रूज वैल्यू। अब बिजनेस चाह रहा होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू निकाले अपनी इन्वेंट्री की, ताकि उसकी जो पोजीशन है वो क्लियर हो सके। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, कहता है द अमाउंट फॉर विच द एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री कैन बी सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेलिंग इट। यह आसान शुरू होगी। करंटली आप इस एग्जांपल को पढ़ लीजिए, जो मैंने यहाँ दोनों एग्जांपल कोड की हुई हैं, तब तक मैं इसका चार्जर लगा लूँ। ठीक है, मैं माइक अपना म्यूट कर रहा हूँ, तो प्लीज आप इसको एग्जाम्पल पढ़ लें फटाफट। जी बॉयज, कौन पढ़ेगा, कौन बताएगा कि एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? जी, अब यार आप बताओ बॉयज। सर इसमें ये लिखा है कि जो शॉपकीपर था उसने 10 पेयर लिए थे शूज के। हम्म। वो $10 का पर पेयर पड़ा था, ठीक है। हम्म। उसके उसके जो 8 थे या 7 थे वो सेल हो गए थे, और 3 रह गए थे हम्म। जो कि आउटडेट हो गए थे फैशन से हम्म। ना। हम्म। तो उसने वो फिर जो एक पेयर था 10 का लिया था, पर उसने जो सेल के लिए लगाया था $8 का। हम्म। मतलब कि उसके तीनों पेयर $24 के सेल हो रहे थे, हम्म। और जो उसने पे किया हुआ था उसकी एक्चुअल अमाउंट वो 30 थी। तो इस हाँ, तरह वो लॉस अब में वो जा रहा था। कहना चाह रहा है कि अब आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट में करंट एसेट वाले हिस्से में आपने इन्वेंटरी को लिखना होता है। कहता है जनाब, अब आपने जी। अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको $30 नहीं लिखना। कितना लिखना है? $24। कितना लिखना है? 24। $24। अगली एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक रिटेलर के पास उसने डाइनिंग टेबल पड़ा था 6 माह से। उसने खरीदा था मैन्युफैक्चर से $60 का, लेकिन वो डैमेज हो गया। उस पर जो रिपेयरिंग कॉस्ट आई, कितनी आई? $20। कितनी आई? $20। 20। अब शॉपकीपर का ये बिलीव था कि अब मैंने इसको रिपेयर किया है तो मैं इसको 70 का मार्केट में बेच सकता हूँ। 70 का मार्केट में बेच सकता हूँ। अब फड्डा आ गया, साल एंड होने वाला था। अब इसने उसने इसको लिखना था अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट में इसको लिखना था। लिखना भी जरूरी था। अब वो क्या करेगा, वो ये नेट रिजायबल वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाएगा कि भाई ये मार्केट में कितने का बिकेगा? $70 का। कितने का बिकेगा? सत्तर 70 डॉलर का। का। क्योंकि ये इसको मैं रिपेयर किया है, तो वो बन गई कॉस्ट ऑफ सेलिंग। वो क्या बन गई इसकी? कॉस्ट ऑफ सेलिंग। तो भाई ये कितने का बिका? 70 का मैंने एक्सपेक्टेड था मार्केट में बिकेगा। अब $20 इस पे लगा एक्सपेंस, तो कितना अमाउंट बाकी रहेगी? 50। ठीक है जी। अब जी। ठीक है, अब ये आपकी वैल्यू है $50। ये कहाँ लिखी जाएगी? फाइनेंशियल पोजीशन। पोजीशन स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन फाइनेंशियल है। पोजीशन में, बैलेंस शीट के अंदर ये वैल्यू जाएगी। अब इसलिए इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आप इसको देखें। वैसे अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया, हाँ अलबत्ता ये जरूर पूछता है कि भाई इन्वेंटरी की वैल्यूएशन क्यों जरूरी है। हम कहते हैं कि इन्वेंटरी की वैल्यूएशन इसलिए जरूरी है क्योंकि थिंग्स आपकी डैमेज हो सकती हैं, ऑब्सलीट हो सकती हैं, या मार्केट डिमांड चेंज हो सकती हैं। ठीक है, जी। तो बिजनेस वांट टू नो अबाउट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। फॉर दैट पर्पस दे हैव टू करेक्ट एक्यूरेट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। इज दैट क्लियर? इन्वेंटरी की करेक्ट वैल्यूएशन के लिए, क्योंकि इन्वेंटरी को लिखा जाता है बैलेंस शीट के अंदर। इन्वेंटरी कौन लिखा जाता है बेटा जानी? बैलेंस शीट के बैलेंस शीट। अंदर। अब वो आपको मैं फिर से दिखा देता हूं कि इन्वेंटरी कहाँ लिखी है बैलेंस शीट के अंदर। तो अब ये देखें, ये लिखी है बैलेंस शीट के अंदर आपकी इन्वेंटरी। ये देखें करंट, ये देखें लिखी हुई इन्वेंट्रीज, दिस वन। जी। ये क्या है? आपकी बैलेंस शीट है। तो इन्वेंटरी के अंदर जब ये वैल्यू ईयर एंड पे लिखनी होती है, तो उस वक्त वैल्यूएशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जी, यहां तक बात क्लियर है? जी सर। ओके जी। अब आगे वो आपसे बात करेगा डेप्रिसिएशन के बारे में। किसके बारे में? डेप्रिसिएशन के बारे में। कहता है रोल ऑफ डेप्रिसिएशन इन द अकाउंट। डेप्रिसिएशन इज लाइक वियर एंड टीयर फॉर द थिंग्स इन द कंपनी ओन्स, लाइक मशीनरी और बिल्डिंग।
कहता है यार डेप्रिसिएशन क्या होती है कि जो कंपनी ने चीजें ऑन की होती हैं, इसको इस्तेमाल करने के बाद जो इसकी फाइनेंशियल वैल्यू में कमी आ जाती है, उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं इसको? डेप्रिसिएशन। कहते हैं यहां से पढ़ो मैं, कहता है डेप्रिसिएशन is the way accountant record this decrease in the value over time. It is important. It helps company to show a more accurate picture of their finances by accounting for the fact that the assets aren't worth as much when they first bought them. अब with the passage of time आपके कंपनी के एसेट्स की वो वैल्यू वो नहीं रहती जिस पे आपने एसेट्स को खरीदा होता है। अपनी ट्रू पोजीशन को जानने के लिए बिजनेस, अच्छा, इन्वेंटरी वैल्यूएशन भी इसलिए जरूरी होती है और डेप्रिसिएशन भी इसलिए जरूरी होती है कि कंपनी अपने ट्रू प्रॉफिट और ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन वर्थ को जानने के लिए, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स को लिखा जाता है, तो एसेट्स जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, यानी कि नॉन करंट एसेट्स हैं, यानी कि फिक्स एसेट्स हैं, आपने इन एसेट्स की वैल्यू को कम करना होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब इसका मेथड जो आपके सिलेबस में गिवन है, सिर्फ एक मेथड गिवन है, उसका नाम है स्टेट लाइन मेथड। The state line method of depreciation spread out the cost of an asset evenly it is useful life. स्टेट लाइन मेथड क्या बताता है? स्प्रेड आउट करता है कि जनाब जितनी देर आप एसेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्लस आपने 4 साल इस्तेमाल किया, 5 साल इस्तेमाल किया, उसके बाद आपने उसको मार्केट में बेच दिया। अब मार्केट में जो एसेट जितने का बिकेगा उसे बोलते हैं रेजिडेंशियल वैल्यू या रीसेल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, वह इसकी रीसेल वैल्यू, तो ये एसेट को मैं 4 साल या 5 साल तक इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक हो गया? फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट कितने का खरीदा था माइनस कितने का मार्केट में बिक सकता है और कितनी देर एसेट मेरे बिजनेस के इस्तेमाल में रहेगा। कॉस्ट ऑफ एसेट कितने की है माइनस रीसेल वैल्यू, रेजिडेंशियल वैल्यू, मार्केट में कितने का बिकेगा, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, उसकी लाइफ कितनी है। अब वो बता रहा है कि फाइनेंशियल पोजीशन में और प्रॉफिट एंड लॉस में कहां जाएगा। द वैल्यू ऑफ द एसेट डिक्रीजेस ईच ईयर एट डेप्रिसिएशन इज रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। अब वो क्या कह रहा सर है कि हाँ उसकी जी, डेप्रिसिएशन है वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगी और जो उसका एनुअल जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो बैलेंस शीट में जाएगी। मेरे भाई आपने अकाउंटिंग पढ़ी मुझे पता है, इसलिए मैं ये बात बताना चाहा था कि क्योंकि आपने एसेट की वैल्यू को हर साल कम करना होता है, वो खुद बता रहा है। आप सारे एक्सपेंस कहाँ लिखते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, यानी कि इनकम स्टेटमेंट में लिखते हो। ठीक है, एक्सपेंस जाएगा इनकम स्टेटमेंट में और आप उस वैल्यू को कम करोगे एसेट में से। अब यहां पर वो आपको एक एक एग्जाम्पल कैलकुलेट करके बता रहा है। ठीक है, देखिए दिस वन, उसने ये बताया हुआ है कि अब बिजनेस परचेज 3 कंप्यूटर्स कॉस्टिंग ऑफ ईच 3,000 each. Experience with the previous computer suggests that this will need to be updated after 4 years. ये कंप्यूटर 4 साल के लिए इस्तेमाल में रह सकते हैं। At the end of this period, the second-hand value of the each machine is estimated to be just $200. Using stated depreciation, the annual depreciation will be charged. अब कितने कंप्यूटर लिए थे उसने? 3 लिए थे, तो कॉस्ट ऑफ एसेट कितने हो गए? 3,000 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया? 9,000। अब कितने का बिकेगा? वो 200 का बिकेगा माइनस 600। अब ये आपकी क्या आ गई? $2,100। ये आपकी क्या है? डेप्रिसिएशन है। आपकी क्या है? जिस साल आप लेते हो उस साल आपकी नेट बुक वैल्यू ऑफ द 3 कंप्यूटर कि आपने बैलेंस शीट में लिखा है वो कितना था? 9,000। जब एक साल गुजर गया उसके एंड में कितनी वैल्यू लिखी जाएगी? 69। मैंने ये माइनस कर दिया। थर्ड ईयर फिर मैं इसको 69 में से इसको माइनस कर दूंगा तो ये वैल्यू लिखी जाएगी। हर साल वैल्यू कम होती जा रही है। 4 साल के बाद आप देखेंगे, ये बात बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है, 4 साल के बाद जब वो एसेट पूरा हो जाएगा, क्योंकि 4 साल के बाद एसेट को बेच देना है, आप देखेंगे कि जो रिसेबल वैल्यू आती है यानी $600 है, एंड पे 4 साल के बाद वही वैल्यू आपके पास बच जाएगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पेपर में एक दफा आया हुआ है बस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अच्छा जी, अब अगला टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, उसका नाम है अकाउंटिंग रेशियोज। क्या नाम है इसका? एक अकाउंटिंग। दफा आया, 3 दफा आया हुआ मेरे भाई मैंने कहा है आपको, एक क्वेश्चन आपके पास एक दफा आया हुआ है। है, एक दफा, ठीक है। ठीक है भाई, आ सकता है, गोरों में कोई एतबार नहीं है, इतना मुश्किल तो है नहीं। आप में जैसे एक फॉर्मूला याद करना, जो फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, और आपको ये पता होना चाहिए। उसने आपसे ये नहीं पूछना कि आपसे उसने इतनी डिटेल अमेंडमेंट्स नहीं बनवानी। 4 नंबर का सारा न्यूमेरिकल है, बात समझ लगेगी नहीं लगी, लेकिन आपको कंसेप्ट को बताना चाहिए कि एसेट की जो जो एसेट इस्तेमाल होता है उसकी वैल्यू कम होती जाती है।
अब जब एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो भाई विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है कि वीक है? हाँ जी। अगर एसेट की वैल्यू हर साल कम हो रही है तो क्या बिजनेस की फाइनेंशियल वर्थ सेम रहेगी कि वो भी कम हो रही है? सर वो भी कम ही रहे बस होगी। ये बात, ये कॉमन सेंस की बात है, ये माइंड में बिठानी है। ठीक है। अच्छा जी, आगे वो बात करता है अकाउंटिंग रेशियोज की। कितनी होती हैं जनाब? हमने पढ़ी थी, 5 होती हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, फाइनेंशियल एफिशिएंसी रेशियो, शेयर होल्डर रेशियो एंड गियरिंग रेशियो। ऐसे ही है ना? 5 रेशियो है ना? जी। प्रॉफिटेबिलिटी क्या बताती है कि बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है एज कम्पेयर टू रेवेन्यू। लिक्विडिटी क्या बताती है? एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे शॉर्ट टर्म लोन्स। एफिशिएंसी रेशियो क्या बताती है कि हाउ एफिशिएंटली बिजनेस इज यूजिंग देयर रिसोर्सेज, लाइक कितनी जल्दी आप अपने डेटर्स को पेमेंट ले रहे हैं, कितनी जल्दी अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं, और आपका स्टॉक कितनी जल्दी बिक जाता है। शेयर होल्डर रेशियो, इनको बोलते हैं इन्वेस्टर रेशियोज। अब कहते हैं यूज बाय द एग्जिस्टिंग ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टर टू असेस द प्रोस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ये चेक करना चाह रहे होते हैं कि जनाब के इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डर वांट्स डिविडेंड्स। ठीक है। फिर आता है गेन रेशियो, कहते हैं एग्जामिन द डिग्री टू विच द बिजनेस रिलाइज टू द लॉन्ग टर्म लोन। अब इसकी सिंपल सिंपल सी मैंने बड़ी इसकी की है। अब देखें जी, लिक्विडिटी रेशियो क्या बताती है? यह हमें लिखा हुआ है, हाँ जी, आप पढ़ोगे अली हमजा? लिक्विडिटी रेशियो सारी आप पढ़ेंगे। कौन सा? लिक्विडिटी रेशियो सारी आप पढ़ेंगे। अच्छा, shows if a company can pay its short-term debts easily। अच्छा जी, और अब एक मिनट, अब ये रेशियो कितनी है? 2 हैं। एक का नाम करंट रेशियो है, दूसरे का नाम क्या है? एसिड टेस्ट रेशियो है। कहता है मेजर ओवरऑल लिक्विडिटी इंक्लूडिंग इन्वेंट्री। ये ओवरऑल लिक्विडिटी देखते हैं इन्वेंट्री को शामिल करके, जबकि एसिड टेस्ट रेशियो क्या देखता है? मेजर लिक्विडिटी विदाउट काउंटिंग इन्वेंट्री। अब वो कहता है जो करंट रेशियो है इसका आंसर अगर 2 से ग्रेटर है इट इज गुड, अगर 2 से लेस है तो बैड है। अब इसको इंप्रूव कैसे करेंगे? आसान तरीका होता है, अपने एसेट्स को इंक्रीज करें और लाइबिलिटीज को डिक्रीज करें। ठीक है। अब कैसे करेंगे, सवाल मेरा ये है। अच्छा जी, अब एक बात याद रखना, जो मैं लिखा ना मेथड ऑफ इंप्रूवमेंट, यही आपकी होती है फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज। आप लॉस में जा रहे हैं, आपकी लिक्विडिटी वीक है, ठीक है, तो कहते हैं प्रपोज द फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज। तो क्या फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज होंगी भाई? अगर लिक्विडिटी वीक है तो देखें क्यों वीक है। जाहिर सी बात है, आपके पास लोन्स ज्यादा हैं और लाइबिलिटी आपके एसेट्स कम है, तो अपने एसेट्स को स्ट्रॉन्ग करें, अपने एसेट को स्ट्रॉन्ग करें। लॉन्ग टर्म लोन मत लें, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लोन मत लें, लॉन्ग टर्म लोन लें, जिसकी वजह से आपके एसेट्स तो इंप्रूव हो जाएंगे। और लॉन्गर रन, अगर आपने लोन नहीं लेना और आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो आप क्या करेंगे? आप फर्दर शेयर इशू कर दें। तो शेयर इशू करने की वजह से आपकी जो ऑनरशिप है वो तो डिवाइड हो जाएगी, मगर आपका लोन इंक्रीज नहीं करेगा। अब ये क्या चीजें हमने रेशियो पे डिटेल से बात की थी, क्या ये मुश्किल है रेशियो? ये मैं बड़े सिंपल से नोट्स बनाए हैं, ये पढ़ लेंगे सारे। जी सर पढ़। मुश्किल तो नहीं है? बड़े नहीं मैंने उस दिन किया नहीं। सारे किए थे मैंने उस दिन। यहाँ पर सिर्फ मैंने हाँ एक सम अप करके एरिया लिख दी है। अब आगे वो आपसे बात पूछता है कि जनाब आपके जो रेशियोज हैं वो इस्तेमाल कहाँ होता है? आइडेंटिफाई एनी ट्रेंड ओवर टाइम to allows comparisons to be made either of the ratio from the financial statement of the previous year or with those of other businesses। आप रेशियो को यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए अपने बिजनेस के साथ या अदर बिजनेस के साथ। ये आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करता है, लेकिन ड्रॉबैक्स क्या हैं, डिफिकल्टीज क्या होती हैं? पहली बात तो ये कि बॉस, ये आपके सिर्फ क्वांटिटी फैक्टर को लगती है और आपके क्वालिटेटिव फैक्टर को टोटली इग्नोर कर देती है। अकाउंटिंग रेशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को खाते में लिखती नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन को लेके नहीं आती, क्वांटिटी फैक्टर क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इग्नोर कर देती है। इकोनॉमिक कंडीशन को नहीं देखती और क्वांटिटी फैक्टर्स को इग्नोर कर देती है। ठीक है जी। और समटाइम्स जो आपको ट्रू पिक्चर इसलिए पता नहीं चलती क्योंकि मे बी जो पब्लिक कंपनी वाले हैं उन्होंने क्या किया हो, विंडो ड्रेसिंग की हो। क्या की हो? विंडो ड्रेसिंग की हो, जिसकी वजह से आपको ट्रू रिजल्ट्स का पता ना चल रहा हो। ठीक है जी। और हर कंपनी इन्वेंट्री वैल्यूएशन की और डेप्रिसिएशन वैल्यूएशन के अलग अलग मेथड यूज कर सकती है। आपके सिलेबस में से 2 ही मेथड है। एक मेथड कौन सा? स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन का। और आपके पास जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड कौन सा है? नेट ज़ायबल वैल्यू वाला।
ठीक है जनाब। उसके बाद उस तरह से बात करनी है रेजिडुअल इन्वेस्टमेंट। वैल्यू वाला वही है जो ये भी आपने वो माइनस किया उसमें हाँ अंदर जी से, वही है। वो रेजिडुअल वैल्यू वाला। जी जी वही वाला है, वही वाला है। अब वो बात करता है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स की। अभी क्वेश्चन बड़ा ध्यान है, पेपर में बहुत क्वेश्चन आ चुका हुआ है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्या होता है? दिस इज व्हेन अ कंपनी डिसाइड वेदर इन्वेस्टमेंट इज वर्थ और नॉट। भाई क्या एक इन्वेस्टमेंट वर्थफुल है, फ्रूटफुल है कि नहीं है। अब ये इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है अप्रेजल की? कंपनी डू नॉट मेक श्योर दैट स्पेंडिंग मनी ऑन द राइट थिंग्स गेटिंग गुड रिटर्न ऑन इट। कंपनी ये जानना चाहती है कि भाई जो पैसा हम लगा रहे हैं कि ये फ्रूटफुल है भी कि नहीं है, कि हमें वापस मिल, हमें इससे, इस प्रोजेक्ट में, इस इन्वेस्टमेंट में, इस कंपनी को टेक ओवर करने पे, नया ईआरपी इंस्टॉल करने पे, या फैक्ट्री को रीलोकेट करने पे, डिफरेंट टाइप ऑफ हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है, प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, क्या ये हमारे फ्रूटफुल होंगे कि नहीं होंगे। उसके बाद वो आपसे देखेगा। अब मेथड कौन कौन से हैं? क्वांटिटी मेथड भाई ये तीन है। एक को कहता है पे बैक, एक को कहता है एआरआर, तीसरे को कहता है एनपीवी। पे बैक कहता है इट्स अबाउट हाउ लॉन्ग फॉर इन्वेस्टमेंट टू पे फॉर इटसेल्फ, और इन सिंपल वर्ड्स इन हाउ मच टाइम एन इन्वेस्टमेंट कैन बी रिकवर्ड। कितने वक्त में आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर्ड हो जाएगी, इसको बोलते पैसे हैं। पूरे होने में। हाँ इसे कहते हैं पे बैक पीरियड। कहता है द शॉर्टर द पे बैक पीरियड द बेटर, बिकॉज इट मीन द इन्वेस्टमेंट पे ऑफ फास्टर। जितनी जल्दी पे बैक स्मॉलर होगा उतना बिजनेस के लिए फ्रूटफुल होगा। अब आता है आगे एआर के बारे में। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। दिस मेथड लुक एट द एवरेज प्रॉफिट कंपेयर टू द एवरेज इन्वेस्टमेंट। मैंने ये क्या बात बताई थी कि ऑन एनुअली एक इन्वेस्टमेंट हमें एवरेज कितना प्रॉफिट दे रही है ऑन एनुअली बेसिस, या एक इन्वेस्टमेंट हमें एवरेजली कितना बेनिफिट देके जा रही है। जितना एआर हाई होगा उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट बेहतर होगी। ठीक हो गया। एनपीवी क्या बताता है? ये बताता है कि वो इन्वेस्टमेंट जिसका रिटर्न आपको फ्यूचर में मिलना है, जिस रिटर्न आपको फ्यूचर में मिलना है, ठीक है, उसकी वैल्यू आज की डेट में क्या होगी। अगर एनपीवी पॉजिटिव आ जाए इट इज गुड टू इन्वेस्ट, अगर एनपीवी नेगेटिव आ जाए इट इज नॉट वर्थ इट। ठीक हो गया। अब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स के कुछ क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी होते हैं। कौन से होते हैं क्वालिटेटिव फैक्टर्स? कौन से होते हैं भाई? पहली बात तो ये, आप ये देखते हैं कि पोल्यूशन तो क्रिएट नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट लेवल्स क्रिएट हो सकते हैं, कि आपको वर्कर्स को ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी, या इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी में फर्क तो नहीं पड़ेगा। सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्टर नहीं देखने होते हैं, क्वालिटेटिव फैक्टर भी देखने होते हैं। फिर कहीं जाके फैसला होता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वाला सवाल इस साल 23 में बार बार आया हुआ है कि आप एवेल्युएट करें इस पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो आपने वहां ये लाजमी बताना है कि भाई आप क्वांटिटी फैक्टर्स तो देखते हैं लेकिन क्वालिटी फैक्टर्स भी देखे जाएंगे, कि मार्केट कंडीशन कहती हैं, इसका इम्पैक्ट एनवायरमेंट पे या सोशल पे क्या पड़ रहा है, और स्टेक होल्डर्स के बारे में क्या देखेंगे। बड़ा सिंपल से मैंने हैंडआउट्स बनाए हैं, इसको पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अब ये देखें। इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन, यूजर ऑफ द इंफॉर्मेशन मे बी मिसलीड इनटू अज्यूमिंग दैट रिजल्ट मे नॉट बी सर्टेन एंड डेफिनेट, क्योंकि ये assumptions होती हैं। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स क्या होती हैं? assumption होती हैं। आपके इन्वेस्टमेंट अप्रेजल सारे के सारे क्या हैं? assumptions हैं। ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड्स ओनली एक्ट गाइड्स विच में हेल्प मैनेजर मेक देयर फाइनल डिसीजंस। ये सिर्फ गाइड्स तो एक्चुअल फिगर्स नहीं होते। Different methods can lead to conflicted result. It depend on the manager attitude towards the risk. भाई पहली बात तो ये कि जो आपका मैनेजर है, या जो आपको ऑनर है, या आपका जो एंटरप्रेन्योर है, whether they are risk taker और risk averser, ठीक है, इन सब की बेस पे आपने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की टेक्निक्स का फाइनलाइज करना होता है। अच्छा जी, सेक्शन नंबर 5 के अंदर जो क्वेश्चंस उसने पेपर में पूछे हैं, और ये पूछता है कि अकाउंटिंग इश्यूज के ड्रॉबैक क्या हैं, ये आया हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंफॉर्मेशन कौन देखना चाहता है? और वो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं। नंबर 3, आप अपनी अकाउंटिंग रेशियोज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अब इंप्रूवमेंट के लिए ये जो हर रेशियो के आगे मेथड ऑफ इंप्रूवमेंट लिखा हुआ है, ये बड़े सिंपल सिंपल से मेथड है। जब तक आप इसकी तरह रीडिंग नहीं करेंगे आपको ये क्लियर नहीं होंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप ना इस हैंडआउट को मुकम्मल रीड आउट कर लें। जब मुकम्मल रीड आउट कर लेंगे तो हम दोबारा सेशन में 5 पे एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे ताकि आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ तो यू? ये इसमें कवर हो जाएगा, पढ़ लेंगे। इंशाल्लाह ताला बेटा, ठीक है। ठीक इससे है। मैंने कोई पॉइंट मिस नहीं किया, मैं सारे ही ठीक। कवर अप किए हैं। लेकिन कंडीशन एक है, यहां पर से चंक्स लिखे हुए हैं, डिटेल्ड आपने खुद प्लान करनी है।
फॉर एग्जाम्पल आप कहता है कि आपने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इन्हांस करना है। प्रॉफिटेबिलिटी को इन्हांस करने के दो ही मेथड होते हैं, या कॉस्ट कम कर लो या प्रॉफिट बढ़ा लो, रेवेन्यू बढ़ा लो। अब रेवेन्यू कैसे बढ़ाएंगे? क्वालिटी इंप्रूव करके, सेलिंग प्राइस इंक्रीज करके, ठीक है जी। जी अब ये प्रोडक्शन है अ, अब इन चीजों को देखना आप लोगों ने कि आप कितने इसको क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं आप लोगों का ये हैंड आउट ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ, ठीक हो गया। ठीक है सर। आप इस हैंडआउट को डिटेल से पढ़ें। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन ठीक आपसे है। मुलाकात होगी फिर से, लेकिन कंडीशन मेरी ये कि आपने सेक्शन 5 के पूरा का पूरा हैंडआउट पढ़ के आना है, ठीक है, ठीक। ताकि आप लोगों का सेक्शन 5 क्लियर हो जाए। उम्मीद करता हूँ ये हैंडआउट सिंपल है, आपको इससे समझ लग जाएंगी, ठीक है। और अगर समझ नहीं ठीक। लगती तो प्लीज आप उस चीज का स्क्रीनशॉट लें, मुझे सेंड कर दें। ठीक हो गया मेरे बच्चों? ओके। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज।